हेलो स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे आज ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। मतलब यहाँ पर कोई ठोस विद्युत के प्रति चालकता के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। विद्युत के प्रति चालकता का मतलब है विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने दे रहा है, नहीं होने दे रहा है, और दे रहा है तो कितना होने दे रहा है। तो इस प्रकार विद्युत चालकता के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनको हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। पहला है चालक, या इसी को हम बोलते हैं सुचालक, कंडक्टर, ठीक है। दूसरा है कुचालक, या इसी को विद्युतरोधी भी बोल देते हैं। और तीसरा है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो क्या है, तो किस आधार पर यहाँ पर हमने इनका वर्गीकरण किया है। तो यहाँ पर ये जो वर्गीकरण है वो इनकी चालकता के आधार पर है। चालकता क्या होती है, जिस प्रकार प्रतिरोध होता है रो, प्रतिरोध क्या है, एक भौतिक राशि है जो धारा के मार्ग में रुकावट को बताती है। उसी तरह प्रतिरोध दर्शाने वाले जो पदार्थ होते हैं, तो पदार्थ का जो गुणधर्म है उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध का उल्टा कर लें तो हो जाता है चालकत्व। उसी प्रकार प्रतिरोधकता का उल्टा कर ले तो हो जाती है चालकता। मतलब कोई ठोस अपने अंदर से विद्युत धारा को कितना आसानी से प्रवाहित होने दे रहा है, इसका जो माप है वो होती है चालकता। तो चालकता के आधार पर, विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर, यानी चालकता के आधार पर ठोसों को हमने 3 भागों में बांटा गया है। तो किस प्रकार के ठोस की चालकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो चालक कौन से पदार्थ होंगे, वे पदार्थ जिनकी चालकता 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इंटू मीटर, और दोनों का क्या है इनवर्स, 1/ओम इंटू मीटर बोल सकते हैं, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होगी, वो क्या होंगे, विद्युत के अच्छे चालक होंगे। इनको चालक या सुचालक कहते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है ठीक अपोजिट, जिनके लिए चालकता के मान बहुत कम होते हैं, यानी 10⁻20 से 10⁻10 तक बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये विद्युत का चालन नहीं दर्शाएंगे। ऐसे पदार्थों को हम कुचालक या विद्युतरोधी बोलते हैं। तीसरी कैटेगरी इनके बीच की आती है, जिनकी चालकता के मान चालकों और कुचालकों के मध्यवर्ती होते हैं, यानी 10⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होते हैं। ऐसे ठोसों को हम अर्धचालक कहते हैं, यानी इनकी चालकता इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। बहुत अच्छे चालक भी नहीं होते तो पूर्ण कुचालक भी नहीं होते। चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो विद्युतीय गुणों के आधार पर हमने ठोसों को 3 भागों में बांटा है। अब एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो ये तो चालकता के आधार पर हमने इन तीनों का अंतर ले लिया। एग्जाम्पल्स अगर हम इसके देखें तो जैसे चालक पदार्थ जो होते हैं, यानी जो विद्युत धारा का प्रवाह अपने अंदर से होने देते हैं, भाई चालकता के मान तो ये होते ही हैं इनके। और बाकी अगर देखें तो ये विद्युत धारा का प्रवाह अपने अंदर से होने देते हैं। तो कौन कौन से होते हैं चालक, तो ये 2 तरह के होते हैं वैसे मोटे तौर पर। एक तो होते हैं धात्विक चालक, जिसमें सारी धातुएं आ जाती है लगभग, है ना। धात्विक चालक ठोस अवस्था में, सभी अवस्थाओं में विद्युत का चालन दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें विद्युत क्षेत्र के अंदर जो आवेश का प्रवाह करने वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमेशा मुक्त रूप से गतिशील रहते हैं। तो मुक्त गतिशील इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की वजह से सभी धातुएं विद्युत का चालन दर्शाती है प्रत्येक अवस्था में। तो सभी धातुएं इसमें आ जाएंगी। दूसरा होते हैं विद्युत अपघटनी चालक। ये क्या होते हैं, ये आयनिक यौगिक होते हैं। मतलब ये वे ठोस हैं जो ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं दर्शाते, लेकिन अगर उनको किसी विलायक में घोल करके विलयन बना लिया तो विलयन में घोलने पर वो अपने अवयवी आयनों में बढ़ जाएंगे, और वो जो आयन है यानी धनायन और ऋणायन है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर गति करेंगे और आवेश का प्रवाह करके उन चालकता दर्शाएंगे। तो विद्युत अपघटनी चालकों में जितने भी आयनिक यौगिक है वो सब आ जाते हैं। तो धात्विक चालकों में आवेशवाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और विद्युत अपघटनी चालकों में आवेशवाहक कौन होते हैं, आयन, है ना। तो इस तरह से चालक ये 2 प्रकार के होते हैं। कुचालक या विद्युतरोधी में कौन आ जाएंगे, जो विद्युत का चालन नहीं दर्शाएंगे, जैसे कि लकड़ी हो गया, रबर हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया। वैसे प्लास्टिक, सॉरी, तो आप सभी जानते हैं सब। इसके अलावा जो अधातुएं हैं, जितनी भी सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है ना, ये विद्युत का चालन अपने अंदर से नहीं होने देती है, क्योंकि इनके अंदर ना तो आवेश प्रवाह हेतु मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ना ही इनमें कोई आयन पाए जाते हैं। तो ये विद्युतरोधी हो गए। तीसरा आता है अर्धचालक। ये चालकों की तुलना में तो कम चालकता दर्शाते हैं और कुचालकों की तुलना में ज़्यादा दर्शाते हैं, मतलब बीच के हैं। बहुत अच्छे चालक भी नहीं होते तो पूर्ण कुचालक भी नहीं होते। तो अर्धचालकों में जो मुख्यतः जो एग्जाम्पल है वो है सिलिकॉन,
14वें वर्ग के जो तत्व होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है अर्धचालकों की। ठीक है, ये जो धातुएं हैं वो अर्धचालकों की भांति व्यवहार करती है। तो ये 3 कैटेगरी विद्युत चालकता के आधार पर ठोसों की हो गई। तो ये तो जो आधार था, ये तो इलेक्ट्रॉनों के मतलब विद्युत के प्रति चालकता के आधार पर था। अब इसमें और आगे हम जाएं तो जैसे हम केवल चालकों की बात करें जो विद्युत का चालन दर्शा रहे हैं, फॉर एग्जांपल धातुएं, तो इनकी वैद्युत चालकता की क्रियाविधि क्या है, मतलब किस प्रकार से ये विद्युत का चालन दर्शा पा रहे हैं, ये क्यों नहीं दर्शा पा रहे हैं, और ये इनकी मध्यवर्ती है चालकता के मान, तो ये मध्यवर्ती क्यों है, तो इसको हमें समझना है। तो विद्युत चालकता की जो क्रियाविधि है उसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे धातुएं हैं तो धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। धातुओं के संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करने हेतु स्वतंत्र होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और जो ही जैसे मान लो ये तार ले लिया हमने, एक ठोस है, तार है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने आप तो गति करेंगे नहीं, है ना। इलेक्ट्रॉनों को गति करवाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा हमें। तो हम क्या लगाते हैं, विद्युत विभव लगाते हैं। विभव यानी विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं उसको, यानी इस तार के एक सिरे को तो उच्च विभव से जोड़ देंगे, यानी प्लस से जोड़ दिया, और एक सिरे को जोड़ दिया निम्न विभव से, यानी माइनस से। प्लस माइनस बैटरी के 2 टर्मिनल से इसको जोड़ देंगे, यानी क्या लगा देंगे, विद्युत क्षेत्र, या हम कहें विद्युत विभव। तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च विभव से, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो गति करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन बाह्य बल की तलाश कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे में ये जो धातु का तार है ये विद्युत का चालन दर्शाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर कोई आयनिक यौगिक है, मतलब जैसे NaCl का विलयन है, तो नमक के विलयन में क्या होगा, Na+ और Cl- आयन उपस्थित होंगे। तो जो ही इसमें इलेक्ट्रोड डाल करके, इलेक्ट्रोड मतलब धातु की छड़ें जो कि विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर सके, तो इलेक्ट्रोड डाल करके जब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये आयन जो होंगे विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे, यानी इसमें भी क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा आयनों के द्वारा। तो इस प्रकार ये भी क्या दर्शाएगा, विद्युत का चालन दर्शाएगा। तो किस प्रकार चालकों के अंदर आयन और इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के प्रवाह हेतु उत्तरदायी होते हैं वो यहाँ पर हमने देखा। तो ये इसकी एक तो क्रियाविधि ये हो गई। अब इसका एक कि जो पदार्थ है वो किस प्रकार विद्युत चालकता दर्शा पा रहा है या नहीं दर्शा पा रहा है, उसको एक बैंड सिद्धांत के द्वारा, एक सिद्धांत होता है बैंड सिद्धांत, इस बैंड सिद्धांत के द्वारा हम इसकी अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। क्या कहता है बैंड सिद्धांत, जैसे धातुओं की बात करें, भाई धातुएं चालक होती है, तो बैंड सिद्धांत के आधार पर हमें देखना है कि धातुएं किस प्रकार से विद्युत का चालन दर्शा रही है, क्यों दर्शा रही है, क्या कारण है ऐसा। तो धातुओं में क्या होता है, असंख्य परमाणु है, धातुओं को क्रिस्टल लिया तो असंख्य परमाणु, हमने धात्विक ठोसों की परिभाषा पढ़ रखी है। धात्विक ठोस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे हुए धनायनों का व्यवस्थित संग्रह, मतलब धातु धनायन जो है इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे हुए, यानी इलेक्ट्रॉन है इसमें खूब सारे, और किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस में होते हैं, परमाणु कक्षक में होते हैं, यानी इसके अंदर जो असंख्य परमाणु हैं उन परमाणुओं के परमाणु कक्षक आपस में क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, क्योंकि परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पास पास में, तो उनके जो परमाणु कक्षक है वो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा अणु कक्षक सिद्धांत। क्या बताता है अणु कक्षक सिद्धांत, कि जब परमाणु आपस में जुड़कर के अणु बनाते हैं तो वास्तव में परमाणुओं के जो परमाणु कक्षक होते हैं वो आपस में अतिव्यापित होकर क्या बनाते हैं, नए कक्षक बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं अणु कक्षक। तो बैंड सिद्धांत ये कहता है कि जो जैसे धातु का एक क्रिस्टल है तो उसमें जो असंख्य धातु परमाणु है तो उनमें असंख्य ही क्या होंगे, परमाणु कक्षक। ये परमाणु कक्षक आपस में मिक्स हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, अणु कक्षक बना लेते हैं। उन अणु कक्षकों को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर बैंड। बैंड का सामान्य शब्दों में अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है पट्टी, है ना। तो बैंड्स का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। और ये बैंड 2 तरह के पाए जाते हैं। किसी भी ठोस में परमाणु कक्षकों के संयोजन से जो अणु कक्षक बने वो बैंड के रूप में होते हैं, और ये बैंड 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो होता है चालन बैंड और दूसरा होता है संयोजकता बैंड।
चालन बैंड और संयोजकता बैंड दो प्रकार के बैंड अणुकक्षक बनाते हैं। मतलब किसी ठोस में आप सरल शब्दों में ले लें, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, कि ठोसों के अंदर दो प्रकार के कक्षक पाए जाते हैं, है ना। एक चालन बैंड होता है और एक संयोजकता बैंड होता है। ठीक है, अब क्या होता है इनमें, जो संयोजकता बैंड होता है उसमें तो उस परमाणु के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ बैंड होता है ना। और जो चालन बैंड है वो रिक्त कक्षकों का समूह होता है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, ये रिक्त बैंड होता है और ये इलेक्ट्रॉन युक्त बैंड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार दो प्रकार के बैंड हो गए। एक हमने एक को नाम दे दिया, ये चालन बैंड हो गया, और इसके नीचे होता है संयोजकता बैंड। अब ये जो बैंड है वो हमारे जो दिए गया ठोस है उसके अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित है, इस आधार पर ये चालक, कुचालक और अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो बैंड सिद्धांत हमने देखा कि बैंड बना लेते हैं परमाणु कक्षक आपस में मिक्स होकर के, जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या तो बैंड सिद्धांत के आधार पर दो प्रकार के बैंड हो गए किसी ठोस में, है ना। तो क्या कौन कौन से बैंड ले लिए हमने, एक तो चालकता या चालन बैंड और दूसरा संयोजकता बैंड। अब देखिए चालकों के अंदर तो ये बैंड किस प्रकार से होते हैं, तो चालक जो होते हैं विद्युत के चालन दर्शाते हैं हर कंडीशन में। तो इसमें जैसे ये दो बैंड है, ये तो हो गया हमारा संयोजकता बैंड और ये है हमारा चालन बैंड या चालकता बैंड। तो धातुओं में क्या होता है, धातुओं में या सुचालकों में चालकता बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता, कोई अंतराल नहीं होता। चालकता बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में जो अंतराल होता है उसको हम वर्जित क्षेत्र या वर्जित ऊर्जा अंतराल नाम दे देते हैं। तो धातुओं में या सुचालकों में क्या होता है, चालकता बैंड और संयोजकता बैंड परस्पर अतिव्यापित रहते हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स रहते हैं, इनके बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता। एनर्जी गैप नहीं होने की वजह से संयोजकता कोश में या संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो सरलता से किस में चले जाते हैं, चालकता बैंड में। चालकता बैंड क्या चीज है, ये खाली एरिया है जहां पर पहुंचने के बाद ही इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं और विद्युत का चालन दर्शा सकते हैं। यानी कि किसी भी ठोस के द्वारा विद्युत चालन दर्शाने हेतु उसके संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनका चालकता बैंड में प्रवेश करना जरूरी है। अगर संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में प्रवेश नहीं करेंगे तो वो ठोस विद्युत का चालन नहीं दर्शाएगा। तो धातुओं में इन दोनों बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता, कोई अंतराल नहीं होता ऊर्जा का। इस वजह से संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको चालकता बैंड में प्रवेश करने के लिए किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती और ऐसे में ये सभी तापों पर विद्युत का चालन दर्शाते हैं, है ना। ठीक है, अब बात करें कुचालकों की, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा चालकता बैंड है और जो संयोजकता बैंड है ना, जो चालकता बैंड और जो संयोजकता बैंड है उसके बीच में बहुत अधिक एनर्जी गैप होता है, बहुत अधिक एनर्जी गैप होता है, जिसको वर्जित क्षेत्र या वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। और इस अंतराल को पार करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि सामान्य ताप पर उपलब्ध नहीं हो पाती। इस वजह से संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में नहीं जा पाते और चालकता बैंड में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे वो गति करने हेतु स्वतंत्र नहीं रहेंगे और वो ठोस विद्युत का चालन नहीं दर्शा पाएगा। तो जो कुचालक है हमारे वो किसी भी परिस्थिति में विद्युत का चालन नहीं दर्शाते क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में प्रवेश नहीं कर पाते। अब तीसरा प्रकार जो था हमारे ठोसों का वो थे अर्धचालक। तो तीसरे प्रकार के जो चालक है यानी जो अर्धचालक है उनके बीच में उनके जो चालकता बैंड और जो संयोजकता बैंड है उसके बीच में जो ऊर्जा अंतराल है वो बहुत कम होता है, यानी अल्प ऊर्जा अंतराल होता है। ऊर्जा अंतराल तो है, ओवरलैप नहीं है।
चालकों की भांति ये मिक्स नहीं होते आपस में, और कुचालकों की भांति इनके बीच की दूरी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आंशिक दूरी होती है। इस आंशिक ऊर्जा अंतराल की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आपने सामान्य ताप पर रखा है उस ठोस को, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बाह्य वातावरण से तापीय ऊर्जा लेकर के किस में चले जाते हैं, चालकता बैंड में। और इन कुछ इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो कि चालकता बैंड में पहुंचे हैं, ठोस क्या दर्शाने लगता है, विद्युत का चालन दर्शाने लगता है, आंशिक चालन दर्शाने लगता है, बहुत थोड़ा माइल्ड कंडक्टेंस दर्शाते हैं, बहुत थोड़ी विद्युत चालकता दर्शाते हैं। ये बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉनों के चालकता बैंड में प्रवेश करने के कारण सारे मतलब जिन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जिन इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा है वही पहुँचेंगे, और बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, तो इसलिए उन कम इलेक्ट्रॉनों की वजह से चालकता के मान भी कम आते हैं, इसलिए ये मध्यवर्ती चालकता दर्शाने वाले ठोस होते हैं, क्योंकि इनमें चालकता बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल कम होता है। ठीक है, तो ये तो बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक के बीच क्या हो गया, अंतर हो गया। तो अब अर्धचालकों में विद्युत चालकता पढ़ेंगे, तो क्योंकि थोड़ा ये विशेष टॉपिक है, अर्धचालकों का बहुत ज़्यादा व्यापारिक उपयोग भी होता है, इसलिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है टॉपिक, इसलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं। चालक और कुचालक तो कंप्लीट हो गए, अर्धचालकों में चालकता। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालकों के महत्वपूर्ण उदाहरण है। सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन है, ये 14वें वर्ग के तत्व हैं। 14वें वर्ग में कौन आता है, कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है ना, ये सब एंटीमनी, टिन आता है, लेड आता है। तो इनमें क्या होता है, इनकी स्ट्रक्चर जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम कोई सा भी ले लो, इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, जैसे हीरे की स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा हुआ होता है, और हीरे में प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3। तो इसमें भी यहाँ पर प्रत्येक, जैसे सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया, तो सिलिकॉन का जो प्रत्येक परमाणु है वो sp3 संकरित होगा, यानी एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन परमाणुओं से चतुष्फलकीय रूप से जुड़ा हुआ होगा। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन के अंदर अगर हम बात करें तो सिलिकॉन या कार्बन के संयोजकता कोश में कितने, यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का ही ले लो, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो 1s2 2s2 2p2, तो बाह्यतम कोश दूसरा हो गया जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। उसी तरह सिलिकॉन में भी 4 होंगे, जर्मेनियम में भी 4 होंगे। तो 14वें वर्ग के सभी तत्वों के संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 4 ही सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और सिलिकॉन के अंदर प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 अन्य सिलिकॉन परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ है, यानी इसके संयोजकता कोश का एक भी इलेक्ट्रॉन गति करने हेतु स्वतंत्र नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, ये विद्युत का कुचालक, और होता भी है ना। 0 केल्विन परम शून्य ताप अगर ले लें, 0 केल्विन ताप जिसको हम परम शून्य ताप बोलते हैं, इसमें ये आदर्श व्यवस्था दर्शाता है, यानी इसके सारे के सारे बंध ऐसे कैसे जैसे हैं वैसे एज इट इज रहते हैं। लेकिन अगर तापमान में अगर हम वृद्धि करते हैं, 0 केल्विन से ज़्यादा तापमान अगर हम लेते हैं, तो तापीय ऊर्जा की वजह से, तापीय ऊर्जा से कुछ इसके बंध जो है वो टूट जाते हैं। तापीय कंपन से इसके कुछ बंध टूट जाते हैं, जैसे यहाँ पर ये बंध टूट गया एक, तो बंध टूटने की वजह से इन दोनों सिलिकॉन परमाणुओं के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस क्रिस्टल के अंदर गति करने हेतु स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो ये आबंधन में भाग ले रहे थे, तो बंधे हुए थे, तो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। अब बंध टूट गया तो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन जब क्रिस्टल में गति करेंगे तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों की गति से ये ठोस किसकी तरह व्यवहार करेगा, चालक की तरह व्यवहार करेगा, मतलब आंशिक चालकता दर्शाएगा। तो इसकी आंशिक चालकता का कारण क्या है, सामान्य ताप पर, जो भी रूम टेम्परेचर हम लेते हैं उस ताप पर इसके कुछ सहसंयोजक बंधों के टूटने से इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का मुक्त होना, और उन कुछ मुक्त संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के विद्युत क्षेत्र में गति करने से इसका विद्युत चालकता दर्शाना ही इसके चालकत्व का कारण है। ठीक है, तो शुद्ध अवस्था में अगर हम बात करें, शुद्ध अवस्था में सिलिकॉन के अंदर अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर सिलिकॉन जर्मेनियम के क्रिस्टल को लेंगे तो बहुत थोड़े से सहसंयोजक बंध टूट पाते हैं, और ऐसे में बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो पाते हैं, और ऐसे में ये बहुत थोड़ी या आंशिक विद्युत चालकता दर्शाते हैं, जो कि व्यापारिक दृष्टि से, या हम कहें किसी कोई भी हमें कोई विद्युत उपकरण बनाना है तो उसको बनाने में ये उपयोगी नहीं होते हैं, तो ज़्यादा उपयोगी नहीं होते शुद्ध अवस्था में ये। और शुद्ध अवस्था को हम इनको नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, है ना। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल प्योर फॉर्म में है, इसमें और कुछ मिला हुआ नहीं है, तो बहुत थोड़ी चालकता दर्शाते हैं, और इनको हम बोलेंगे नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालकों में चालकता हेतु उत्तरदायी कौन है, बंध के टूटने से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, तो अब ये अंतराकाश में चले जाएंगे, यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी जगह पर क्या रह जाते हैं, खाली स्पेस रह जाते हैं, जिनको बोलते हैं रिक्तियाँ या होल। ठीक है, ये होल रह गया। ठीक है, तो जब विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, जैसे इधर
पॉजिटिव प्लेट लगाई, इधर नेगेटिव, मतलब विद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या हुआ, ये इसके इलेक्ट्रॉन थे, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इलेक्ट्रॉन तो किधर गति करेंगे, ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉनों पर, तो धनावेशित प्लेट की ओर यानी धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे, ठीक है। और ये जो होल हैं, अब होल गति नहीं करते एक्चुअली, लेकिन जैसे क्या हुआ, अब यहाँ पर ये होल है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल में आ सकता है चल करके, है ना, तो ये जगह तो भर जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर होल आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ जाएगा और इसकी जगह पर क्या रह जाएगा, होल रह जाएगा। तो ऐसा लगता है हमें कि होल किधर गति कर रहे हैं, सॉरी इधर आएंगे ना, तो होल किधर गति कर रहे हैं, प्लस वाली प्लेट की ओर। इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं किधर, सॉरी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं माइनस वाली प्लेट की ओर, माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर। होल किधर गति कर रहे हैं, प्लस, होल माइनस वाले की तरफ और इलेक्ट्रॉन प्लस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गति कर रहे हैं, विपरीत दिशा में गति कर रहे होते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो नेज अर्धचालक होते हैं, शुद्ध जो अर्धचालक होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का शुद्ध जो क्रिस्टल होता है, उसमें चालकता हेतु उत्तरदायी कौन होता है। तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ जो धनावेशित होल बने हैं वो भी गति कर रहे हैं, तो हम इनको भी चालकता हेतु उत्तरदायी कारक मान सकते हैं। तो धनावेशित छिद्र या होल और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन दोनों ही विद्युत चालकता हेतु उत्तरदायी होते हैं और दोनों परस्पर विपरीत दिशा में क्रिस्टल के अंदर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो ये तो हो गए नेज अर्धचालक, यानी जो सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक थे उसमें पहला प्रकार हो गया नेज अर्धचालक। तो शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्रिस्टल तो पहले प्रकार का अर्धचालक बना लेगा, नेज अर्धचालक कहलाएगा इसको, है ना। इसमें आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे और धनावेशित होल होंगे। बहुत कम चालकता दर्शाते हैं, इसलिए इनका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है। अब जो शुद्ध अर्धचालक हैं जो कि बहुत कम चालकता दर्शा रहे हैं, उनकी चालकता को अगर हमें बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या लिया, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्योर क्रिस्टल लिया और उसके अंदर अशुद्धि के रूप में हम या तो 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिला दें, या आप अशुद्धि के रूप में 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धियों को मिला दें। तो नेज अर्धचालक जो है, यानी शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो क्रिस्टल है, उसमें अशुद्धि के रूप में यदि 13वें वर्ग के तत्वों को या 15वें वर्ग के तत्वों को मिला दिया जाए, तो ऐसे में जो अर्धचालक प्राप्त होगा उसको हम अशुद्ध अर्धचालक या डॉप्ड या डॉपिंग अर्धचालक या अपमिश्रित अर्धचालक कहते हैं। इसमें क्या है, डॉपिंग का मतलब क्या होता है, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया डॉपिंग कहलाती है, अपमिश्रण कहलाती है। तो इसलिए इसका नाम दिया है डॉपिंग अर्धचालक, डॉपिंग सेमीकंडक्टर। तो अशुद्धि कौन सी मिलाई है आपने, 13वें वर्ग के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाया है या 15वें वर्ग के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाया है। इस आधार पर जो डॉपिंग अर्धचालक है उनको पुनः दो भागों में बांटा जाता है। तो डॉपिंग अर्धचालक, तो शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में उचित अशुद्धि मिला करके हम उनकी चालकता में अप्रत्याशित वृद्धि कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय वृद्धि कर सकते हैं। और ये जो अशुद्धियां हैं वो दो प्रकार की हो सकती है। इन अशुद्धियों को मिलाने से हमें जो प्राप्त जो अर्धचालक है उनको हम डॉपिंग अर्धचालक कहते हैं। तो कौन सी दो प्रकार की अशुद्धियां हम मिला सकते हैं, तो उनकी कैटेगरी डिसाइड की गई है। पहला, या तो आप ये कह सकते हैं 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाने पर, या हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाकर। और इस प्रकार मतलब 15वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि अगर हम मिलाते हैं तो जो हमें प्राप्त अर्धचालक होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहते हैं एन प्रकार के अर्धचालक, एन टाइप सेमी कंडक्टर। यदि आपने 15वें वर्ग के तत्वों को सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में मिलाया है तो ऐसे में जो प्राप्त अर्धचालक का प्रकार है वो कहलाएगा एन टाइप। एन का मतलब होता है नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ये नाम आपको याद रखना है, फिजिक्स में भी आपके ये डिटेल में आएंगे। तो देखो कैसे, तो सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया हमने, सिलिकॉन का ले सकते हैं या जर्मेनियम का भी ले सकते हैं। तो हमें पता है, अभी अभी हमने देखा था
कि सिलिकॉन के क्रिस्टल में प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 अन्य सिलिकॉन परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध से जुड़ा होता है, क्योंकि इसके संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 बंध बना रखे हैं इसने 4 अन्य सिलिकॉन परमाणुओं के साथ। तो अब हमने क्या किया है, इसमें अशुद्धि के रूप में कौन से वर्ग की, 15वें वर्ग की, 15वें वर्ग के तत्वों को अशुद्धि के रूप में हमने मिश्रित कर दिया है इसके अंदर। तो 15वें वर्ग के तत्व कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, ये सब 15वें वर्ग के तत्व है। तो नाइट्रोजन वगैरह, तो कि नाइट्रोजन तो गैस है, तो हम जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक में से हमने कोई सा भी ले लिया, जैसे मान लो आपने फास्फोरस मिला दिया, तो फास्फोरस मिला देंगे तो हमने जो त्रुटियां पड़ी थी, है ना, तो उसमें हमने अशुद्धता दोष भी पढ़ा था। एक अशुद्धता दोष में हमने क्या देखा था कि अशुद्धि मिला दी जाए तो उस अशुद्धि के परमाणु उस क्रिस्टल में कुछ कुछ स्थानों पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपने फास्फोरस को अशुद्धि के रूप में मिला दिया सिलिकॉन के क्रिस्टल में, तो कुछ स्थानों पर फास्फोरस के परमाणु आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर फास्फोरस आ गया। ठीक है, अब फास्फोरस के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, क्योंकि वो 15वें वर्ग का तत्व है। ये 14वें वर्ग का है सिलिकॉन और फास्फोरस 15वें वर्ग का है, तो इसके संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बंध बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन काम आएंगे, 4, क्योंकि इसके चारों तरफ तो 4 ही परमाणु है, तो बंध बनाने में तो इसके 4 ही इलेक्ट्रॉन काम आएंगे। तो इसके जो 4 थे इसके पास फास्फोरस के, वो तो 4 बंध बनाने में काम आए गए, और इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है उससे बंध बनाने के लिए कोई परमाणु इसके इर्द गिर्द है ही नहीं। तो ऐसे में इसका 5वां इलेक्ट्रॉन आबंधन में भाग नहीं लेगा, यानी क्या रहेगा, मुक्त रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, है ना। तो स्वतंत्र रहेगा तो जो ही हम इस पे विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा। तो ऐसे में जितने ज़्यादा फास्फोरस के परमाणु इसके अंदर डोप्ड होंगे, अंदर मिक्स होंगे, उतने ही ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पहले से उपस्थित होंगे। मतलब इसमें बंधों को तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही अवेलेबल है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी चालकता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, है ना। तो इस वजह से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, है ना, इलेक्ट्रॉन दाता अशुद्धि है, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया इस क्रिस्टल को, इलेक्ट्रॉन धनी है ये। ठीक है, इसकी वजह से इस क्रिस्टल की चालकता बढ़ गई। तो इस प्रकार के अर्धचालक को हम बोलेंगे एन प्रकार का अर्धचालक, क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत धारा के मान में जो वृद्धि हुई है, चालकता के मान में जो वृद्धि हुई है, वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की वजह से हुई है, नेगेटिव टाइप के इलेक्ट्रॉनों की वजह से हुई है। इसलिए इसको एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। किसको कहते हैं एन प्रकार का अर्धचालक, यदि सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल में 15वें वर्ग के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनको मिलाया जाए, तो प्राप्त अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। और इसमें आवेशवाहक कौन होते हैं, है ना, बहुसंख्यक आवेशवाहक। मतलब जो एक्स्ट्रा जो चीज़ आई है इसके अंदर जिसकी वजह से आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन, जो ऋणावेशित होते हैं, इसलिए इसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब आ जाएगा दूसरे टाइप का अशुद्ध अर्धचालक, जिसमें हम क्या मिलाएंगे, 15वें की जगह पर 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाएंगे, तो वो अर्धचालक कहलाएगा क्या, तो देखो, तो दूसरे प्रकार का जो अशुद्ध अर्धचालक हो जाएगा वो हो जाएगा 13वें वर्ग के तत्वों को अशुद्धि, 13वें वर्ग के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाने से जो प्राप्त अर्धचालक है वो 13वें वर्ग के तत्वों की अशुद्धि इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि भी कहलाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी किसकी तुलना में, जिसके अंदर इसको मिलाया जा रहा है उसकी तुलना में। तो इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिला दें, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है ऐसी अशुद्धि मिला दें, यानी कहने का मतलब 13वें वर्ग के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिला दें, तो हमें प्राप्त होता है पी प्रकार के अर्धचालक। पी का मतलब है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो क्या है, ये जर्मेनियम का क्रिस्टल ले लिया, सिलिकॉन का भी ले सकते हैं। इसमें जर्मेनियम के संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बंध बना रहा है, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हमने क्या किया है, अशुद्धि के रूप में 13वें वर्ग के तत्वों को मिलाया है। ठीक है, 13वें वर्ग के तत्व में कौन आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो हमने इसमें से एल्यूमिनियम ठोस है तो एल्यूमिनियम मिला दिया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम मिला देंगे तो कुछ स्थानों पर गैलियम के, जर्मेनियम के स्थान पर किसके परमाणु आ जाएंगे, एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम के परमाणु आ गए साहब ये। अब जो 4 बंध पहले उपस्थित जर्मेनियम बना रहा था, है ना, तो वो तो चला गया, है ना, अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर के। तो ऐसे में एल्यूमिनियम आ गया, तो एल्यूमिनियम के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 ही है, क्योंकि 13वें वर्ग का है तो इसके संयोजकता कोश में तो 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो चौथा बंध जहां पर बनना चाहिए था, किसके साथ, जर्मेनियम के साथ, उस चौथे बंध के बनने की जगह पर क्या रह जाएगा, हॉल रह जाएगा, रिक्ति रह जाएगी, है ना। अब इस रिक्ति में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हम धनावेशित छिद्र
या रिक्ति कह सकते हैं, या इसी को धनावेशित इलेक्ट्रॉन छिद्र, इलेक्ट्रॉन रिक्ति, कई नाम है। तो और वैसे इसका नाम क्या है, हम मोटे तौर पर इसको बोलते हैं हॉल, है ना, खाली स्पेस। तो उसकी जगह पर, इलेक्ट्रॉन की जगह पर यहाँ पर हॉल है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन होता तो बंद बनता, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो खाली जगह है, हॉल है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस हॉल में आ जाए, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री है, क्योंकि इसके साथ बंध बनाने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसकी जगह पर क्या बन जाएगा, हॉल बन जाएगा, है ना। फिर यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर होल बन जाएगा। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि जो होल था, जो एल्यूमिनियम के पास था, वो होल किधर गति कर रहा है, इस डायरेक्शन में गति कर रहा है ना। वास्तव में होल गति नहीं कर रहा, गति कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया उस जगह पर होल छोड़ आया, तो ऐसा लगता है कि ये होल यहाँ से यहाँ चला गया, क्योंकि ये होल तो भर गया इलेक्ट्रॉन से, और जहाँ पहले इलेक्ट्रॉन था उस जगह पर होल हो गया। ठीक है, फिर उस होल की जगह पीछे से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उस होल की जगह तो फुल हो गई, और पीछे जो इलेक्ट्रॉन था वहाँ पर फिर क्या रह गया, होल रह गया। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये होल क्या है, इधर खिसक रहा है, जबकि वास्तव में क्या हो रहा है, वास्तव में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ गति करते हैं, लेकिन हमें होल जो है वो इस तरफ गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालकों में भी विद्युत का चालन जो है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही था, और यहाँ पर भी विद्युत चालकता में जो वृद्धि हुई है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही हुई है। लेकिन यहाँ पर हम होल को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि होल रह गया था और उस होल की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं विपरीत दिशा में, इसलिए धनावेशित होल कैसे हैं, धनावेशित। तो धनावेशित होल, धनावेशित इलेक्ट्रॉन छिद्र की वजह से ये जो अर्धचालक है उसकी चालकता में वृद्धि हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पी। होल कैसा है, धनावेशित, पॉजिटिव, तो पी प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं। होल किधर गति करेंगे, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर गति करते हैं, धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर, तो अपने आप ही हमें होल किधर गति करते हुए दिखाई देंगे, ऋणावेशित होल की ओर गति करते हुए दिखाई देंगे। तो ऋणावेशित होल की वजह से इसकी चालकता में वृद्धि हुई है, ऐसा माना जाता है, इसलिए इनको पी प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं। किनको, जिनमें अशुद्धि के रूप में क्या मिलाया है आपने, 13वें वर्ग के तत्वों को मिलाया है। इसमें मोटा पॉइंट यही बनता है कि कौन से वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिलाने पर तो किस प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, कौन से मिलाने पर कौन से बनते हैं। तो 15वें वर्ग के तत्वों को अशुद्धि के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम में मिलाएं तो हमें एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं, और 13वें वर्ग के तत्वों को अशुद्धि के रूप में अगर हम मिलाएं तो हमें पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। तो ये दो प्रकार के अर्धचालक एन और पी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अब है अर्धचालकों के अनुप्रयोग, छोटा सा टॉपिक है, और इसी के साथ हमारा विद्युतीय गुणधर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो एन और जो पी प्रकार के अर्धचालक हैं उनके संयोजन से उनको जोड़ करके क्या बनाए जाते हैं, डायोड। पहले बात तो अर्धचालकों का उपयोग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों के निर्माण में होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनको बनाने में किया जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक अवयवों के क्या क्या नाम है, तो एक तो होता है डायोड। तो एन और पी प्रकार के अर्धचालकों को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, डायोड बनाते हैं। आपने सुना होगा एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। तो इस तरह से डायोड होते हैं, रेडियो वगैरह में, ट्रांजिस्टर में, टीवी में, इन सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो डायोड एन और पी प्रकार के अर्धचालकों के संयोजन से बनते हैं। डायोड का उपयोग हम किसके रूप में करते हैं, रेक्टिफायर के रूप में। रेक्टिफायर क्या होता है, जैसे एसी को डीसी में बदलना है ना, जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में आ रही है उसको दिष्ट धारा में बदलना है, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलना है। तो एक ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक अवयव हैं वो रेक्टिफायर कहलाते हैं। जैसे कि फ़ोन के अंदर जो विद्युत चुंबकीय तरंगें आती हैं उनको ध्वनि तरंगों में बदलना है। इसके अलावा सौर सेल, सोलर जो सेल होता है वो एक क्या है, एक प्रकार का फोटोडायोड। फोटोडायोड का मतलब ये क्या करता है, ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो सोलर पैनल जो लगे होते हैं काले काले, वो क्या करते हैं, लाइट मतलब सूर्य की ऊर्जा से विद्युत बनाते हैं। तो इस तरह से एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलते हैं कौन, डायोड। यानी इनका उपयोग हम रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। दूसरा है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक अवयव है जो अर्धचालकों से बनाया जाता है। तो एक प्रकार के अर्धचालकों की दो परतों के बीच में, जैसे एन
प्रकार का अर्धचालक, n प्रकार के अर्धचालक की ये दो परतें हो गई। उसके बीच में हम तीसरे प्रकार की अर्धचालक को फिट करके क्या बनाते हैं, जो विद्युत अवयव बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। जैसे ये कौन से प्रकार का ट्रांजिस्टर हो गया, NPN। उसी प्रकार एक कौन सा हो सकता है, PNP, है ना। तो दो समान प्रकार के अर्धचालक परतों के बीच में तीसरे प्रकार के अर्धचालक की परत को फिट करके, व्यवस्थित करके जो युक्ति बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या करता है, संकेतों को आवर्धित करता है। जैसे रेडियो के अंदर जो श्रव्य संकेत है उनको एम्पलीफाई करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसकी आवाज़ वगैरह को। तो विभिन्न प्रकार के जो संकेत है उनके आवर्धन में इसका उपयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर का। ठीक है, ट्रांजिस्टर हो गया, यही है। इसके अलावा ये जो 14 वर्ग के जो तत्व थे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इनकी 4 संयोजकता होती है इनकी। उसी प्रकार कुछ और भी दूसरे वर्गों के तत्व है जिनको हम मिक्स करके इस प्रकार के अर्धचालक बना सकते हैं। जैसे वर्ग संख्या 13 व 15, वर्ग संख्या 13 व 15 के तत्वों को अगर हम मिश्रित कर दें तो ऐसे में 13 वर्ग के तत्वों की संयोजकता होती है 3, है ना, और 15 वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है 5। तो इनका औसत कितना आ जाएगा 4। तो औसत संयोजकता 4 ही प्राप्त होती है। यानी कि इन दोनों वर्गों के तत्वों को मिश्रित करने से जो प्राप्त ठोस हैं उनके गुणधर्म सिलिकॉन और जर्मेनियम के जैसे ही प्राप्त होते हैं हमें। यानी ये भी क्या कर सकते हैं, अर्धचालकों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तो हम अर्धचालक अन्य वर्गों के तत्वों को मिश्रित करके बना सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं, 13 और 15 वर्ग के तत्व। और इनसे जो प्राप्त अर्धचालक है उनके एग्जाम्पल जैसे कि एल्यूमिनियम फास्फाइड, है ना, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम एंटीमोनाइड, ये क्या हो गए वर्ग संख्या 13 और 15 के तत्वों को। जैसे एल्यूमिनियम 13वें वर्ग का तत्व है, फास्फोरस 15वें का। तो एल्यूमिनियम फास्फाइड जो बना यौगिक, वो भी किसकी तरह व्यवहार करेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम की तरह, अर्धचालक की तरह। गैलियम 13वें वर्ग का, आर्सेनिक 15वें वर्ग का। तो गैलियम आर्सेनाइड का व्यवहार कैसा होगा, अर्धचालक की तरह। गैलियम आर्सेनाइड बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला क्या है, एक अर्धचालक है, क्योंकि ये संकेतों को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत त्वरित संवेदी होता है ये। सेंसर्स में इसका उपयोग करते हैं, ध्वनि का सेंसर है ना, वेग मापने वाले जो सेंसर हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो वर्ग संख्या 13-15 के मिश्रण से, और दूसरा बनता है वर्ग संख्या 12 व 16 के संयोजन से। तो दूसरा हो गया वर्ग संख्या 12 और वर्ग संख्या 16 के तत्वों को मिश्रित करके, है ना। 12वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी होगी 2, 16वें वर्ग की कितनी होगी 6। तो औसत कितना आ जाएगा इनका भी 4, है ना। तो इनकी औसत संयोजकता भी 4 होती है। यानी ये भी सिलिकॉन और जर्मेनियम की भांति अर्धचालकों के गुणधर्म दर्शा सकते हैं। इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया कैडमियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड, है ना। तो कैडमियम है कौन से वर्ग का, 12वें वर्ग का तत्व है, और सल्फर है 16वें वर्ग का तत्व। तो कैडमियम सल्फाइड जो बना उसके गुणधर्म कैसे होंगे, 14 वर्ग के तत्वों की भांति। क्यों, क्योंकि औसत संयोजकता कितनी प्राप्त होगी, 4 प्राप्त होगी। जिस प्रकार हम ये दो प्रकार के वर्गों के तत्वों को आपस में मिश्रित करके भी सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे गुणों वाले अर्धचालक कृत्रिम रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या कंप्लीट हो गया हमारा ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म। अब इसके बाद केवल एक टॉपिक रह रहा है इस चैप्टर का, ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म, और इसके साथ ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम एक क्लास और लेंगे न्यूमेरिकल्स की, इसके क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कंटिन्यू रखें, ठीक है, धन्यवाद।